हेलो दोस्तों, थे आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। ये कक्षा 6 से लेके 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आज हम लोग जो है भारतीय इतिहास में जो है एंशिएंट हिस्ट्री को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय नंबर 2 है दोस्तों, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जुड़ जाए दोस्तों। और भी बहुत सारे पुस्तकों का जो है वहां आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका स्रोत देखते हैं दोस्तों, किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ओल्ड एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 1 आदि मानव, और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 प्राक प्रागैतिहासिक काल में जीवन, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 5 से प्रस्तर युग आदि मानव, और चैप्टर 6 से जो है ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां, चैप्टर 8 आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक युग। इन तमाम स्रोतों से लेकर दोस्तों इस चैप्टर को बनाया गया है। वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यानी जो भी वर्तमान और भविष्य की नीति बनाने के लिए दोस्तों इतिहास की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इतिहास के अध्ययन के लिए इसे कालक्रमों में विभाजित करना एक उचित प्रक्रिया मानी जाती है दोस्तों। इसी के लिए ऐतिहासिक तथ्यों और प्रवृत्तियों के विकास, प्रवाह तथा निरंतरता की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है भारतीय इतिहास को काल में विभाजन किया गया है दोस्तों, जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल और जो है ऐतिहासिक काल। इस रूप में जो है भारतीय इतिहास के काल का विभाजन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक एज क्या है दोस्तों, कि प्राचीन इतिहास का वह काल यानी वह समय जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, तथा जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिकल एज में क्या था दोस्तों, कि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों। और इस काल में जो मानव लोग हैं दोस्तों, वो पूर्णतः सभ्य यानी सामाजिक जीवन नहीं व्यतीत करते थे, तो इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें क्या था दोस्तों, कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल को कांस्य युग भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से आद्य ऐतिहासिक काल में वैसा काल हो गया दोस्तों जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो है उस लिखित साक्ष्य को जो है पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां लेखन कला उपलब्ध थी और इसे पढ़ने में सफलता भी मिली है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का जो जितना भी काल है दोस्तों, उसे ऐतिहासिक काल में काउंट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया दोस्तों, इसका ना लिखित साक्ष्य मिला है दोस्तों और ना मानव जो है वो सभ्य जीवन व्यतीत करते थे इस काल में। तो इसको 3 भाग में पुरापाषाण काल, नव्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में इसे विभाजित किया गया। सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल। मानव सभ्यता के आदि काल को ही पाषाण काल यानी स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। यानी पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर से निर्मित जो उपकरण थे उसी पर निर्भर था दोस्तों। पाषाण काल की कालावधि 3 भागों में विभाजित है। जैसे देखते हैं दोस्तों पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका जो फिर से बांटा गया है दोस्तों, पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति के रूप में देखा जाता है दोस्तों, और मध्य पूरा पाषाण काल को फ्लक्स संस्कृति, और उच्च जो पूरा पाषाण काल है इसमें शल्क और फ्लक दोनों संस्कृति की स्वरूप को देखा जा सकता है।
तो इसका उदाहरण जो है दोस्तों सोहन की घाटी और बोलन घाटी जो है वो सल्क संस्कृति का उदाहरण माना जाता है दोस्तों, जबकि फ्लक्स संस्कृति का सोन घाटी हो गया, बोलन घाटी हो गया, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, ये सभी में जो है मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्राहक युग था। आखेटक यानी शिकारियों का और खाद्य संग्राहक युग था। पूरा पाषाण में लोग जो है मुख्य रूप से जो शिकार करते थे दोस्तों, और खाद्य यानी खाने को जो है संग्रह करके अपने जीवन व्यतीत करते थे। मानव भूमि पर प्लाइस्टोसीन यानी चतुर्थिकी अति नूतन के आरंभ में उत्पन्न हुआ। यह घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख पूर्व हुई थी। तो एक रिसर्च के अनुसार पता चलता है दोस्तों कि जो मानव है वो भूमि पर जो है प्लाइस्टोसीन के आरंभ में उत्पन्न हुआ यानी पैदा हुआ दोस्तों, और सबसे पहला जो मानव का स्वरूप दिखता है दोस्तों वो अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व में माना जाता है। आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिलते हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन काल के बताए जाने वाले संचयों में मिले पत्थरों के औजारों से मिलता है। यानी पत्थर के जो औजार मिले हैं दोस्तों उसके हिसाब से जो है आदि मानव के बारे में पता किया जाता है दोस्तों, जिसका काल लगभग 25 लाख ईसा पूर्व माना गया है। यानी पत्थर के जो छोटे छोटे औजार मिले हैं दोस्तों उसका जो कार्यकाल माना गया है दोस्तों, उसका जो काल माना गया है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व माना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मानव की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है दोस्तों, वहां से प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है दोस्तों कि मानव की जो उपस्थिति है पृथ्वी पर लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। ऐसे औजार सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़कर संपूर्ण देश में पाए गए हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में जो है पाषाण युग कालीन जो औजार मिले हैं वो किस क्षेत्र में नहीं मिले हैं, तो सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़कर सारे भूभाग यानी पूरे देश में मिले हैं। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के मध्य है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले की बोलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि पूरा पाषाण काल में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि मवेशियों का पालन किया जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी जो है मवेशियों यानी जानवरों का पता चलता है दोस्तों, तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय, भैंस आदि मवेशियों के पालन का पता चलता है पूरा पाषाण काल में। भारत की पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिम युग में हुआ था। भारत में लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लाइस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष पूर्व नहीं थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये औजार है दोस्तों, इस रूप में देख सकते हैं। यही औजार जो है मिले हैं विभिन्न तरह के, पूरा पाषाण काल के औजार थे। पूरा पाषाण काल की अवस्थाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज की अवधि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारनी यानी क्लीवर और खंडक यानी चॉपर का उपयोग इस काल की विशेषताएं हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो है कुल्हाड़ी का भी यूज देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि हस्त कुठार है, विदारनी है और खंडक जैसे उपयोग किया गया है दोस्तों इस काल में। आगे देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित पंजाब की
सोअन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। अनेक स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में भी मिलते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल है दोस्तों, वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब प्रांत है दोस्तों, उसके सोअन यानी सोहन नदी घाटी में पाया जाता है। और अनेक स्थल जो है कश्मीर और थार मरुभूमि यानी थार जो मरुस्थल है दोस्तों, उसमें भी मिलते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के औजार उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले की बोलन घाटी में पाए गए हैं। राजस्थान की मरुभूमि के डिडवाना क्षेत्र में तथा नर्मदा की घाटियों में और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में मिले औजार लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो मुख्य रूप से जो है पूछा जाता है दोस्तों, बोलन घाटी कहाँ स्थित है? तो बोलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ भी जो है निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो डिडवाना क्षेत्र है यहाँ भी मिले हैं और नर्मदा घाटी में मिले हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास जो भीमबेटका गुफा है दोस्तों, वहाँ पर भी जो है शैल चित्र जो बने हुए हैं दोस्तों, वो भी लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हस्तकुठार द्वितीय हिमालयी अंत हिमवर्तन यानी इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कमी हो गई थी। मध्य पुरापाषाण काल के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मध्य पुरापाषाण काल की अवधि लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। तो मध्य पुरापाषाण काल में अवधि जो है दोस्तों, वो क्या है? 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। इस काल में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। ये पपड़ियां संपूर्ण भारत में पाई गई है। मध्य पुरापाषाण काल के औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी हैं। इस काल के स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसी क्षेत्र में निम्न पुरापाषाण काल स्थल भी पाए जाते हैं। इस काल में एक प्रकार की सरल बटीकास्म उद्योग यानी पत्थरों के गोलों से वस्तुओं का निर्माण स्थापित थे, जो तृतीय हिमालयी हिमावर्तन के काल के थे। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के तट के अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती स्थानों पर भी पाई जाती है। तो इस काल में जो है मध्य पुरापाषाण काल में जो है मुख्य रूप से जो माना जाता है वो बटीकास्म उद्योग को माना जाता है। बटीकास्म उद्योग क्या था दोस्तों? कि पत्थर के गोलों से जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, यानी पत्थर से ही छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उसे ही बटीकास्म उद्योग कहा जाता है। और ये बटीकास्म उद्योग किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। और इस युग का जो है शिल्प सामग्री जो है वो नर्मदा घाटी के तट पर भी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी के जो दक्षिण वाले भाग हैं दोस्तों, वहाँ पर भी जो है मध्य पुरापाषाण काल के शिल्प सामग्री देखने को मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल की अवधि लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई। इस युग में आर्द्रता की कम थी, यानी आर्द्रता जो है कम थी उस समय दोस्तों। इस अवस्था में विस्तार हिम युग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमोसेपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता थी। तो उच्च पुरापाषाण काल के मुख्य विशेषता के रूप में क्या माना जाता है दोस्तों? कि नए जो चकमक उद्योग की स्थापना हुई दोस्तों, और नए होमोसेपियंस यानी मानव का उदय हुआ दोस्तों। और इस काल को जो है प्रमुख रूप से चकमक उद्योग और मानवों के नए उदय के रूप में माना जा सकता है उच्च पुरापाषाण काल को। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में फलकों और तक्षणियों का प्रयोग जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में पाए गए हैं। उच्च पुरापाषाण काल में मानवों के उपयोग के लिए गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से मिले हैं। यानी ये जो प्रूफ मिले हैं दोस्तों वो उच्च पुरापाषाण काल के मिले हैं दोस्तों, कि जो मानवों के उपयोग के लिए गुफा है और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में है। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी
पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता सल्कों, फलकों फलकों यानी ब्लेड्स, तक्षणियाँ और खुरचनियों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना है। आगे देखते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। तो हम लोगों ने पूरा देखा दोस्तों, पूरा पाषाण काल देखा। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मुख्यतः आखेटक और पशुपालक से संबंधित काल था। तो आखेटक और पशुपालक से संबंधित काल कौन सा था दोस्तों? मध्य पाषाण काल था। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्य पाषाण काल कहलाती है। यह पुरापाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल था। तो मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों वो 9000 ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है दोस्तों, और इसमें जो है आखेटक यानी शिकार करना और पशुपालन जो है संबंधित काल के रूप में इसे जाना जाता है। प्रस्तर युगीन संस्कृति के अंतर्गत जो है यह पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच के काल के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुएं एकत्रित करके भोजन की आपूर्ति करते थे। कालांतर में वे पशुपालन भी करने लगे। मध्य पाषाण युग में पत्थर के बहुत छोटे औजार का प्रयोग होता था। यानी मध्य पाषाण युग में जो है इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि इस समय जो है पत्थर के छोटे छोटे औजारों का उपयोग किया जाता था। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है मध्य पाषाण काल के स्थल जो है दक्षिण में कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य पाषाण स्थलों में से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार तथा पशुपालन पर निर्भर थी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यानी राजस्थान का जो बागोर क्षेत्र है दोस्तों और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ये दोनों क्षेत्र जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं, जो कि मध्य पाषाण से रिलेटेड है दोस्तों। राजस्थान की पुरानी नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। यानी पौधों को जो है लगाने का भी काम जो है लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच जो है राजस्थान के क्षेत्र में देखा जा सकता है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इस रूप में जो है पत्थर के मध्य पाषाण काल के औजार को हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नव पाषाण काल। विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी अवधि लगभग 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ एक नव पाषाणिक स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है मेहरगढ़ स्थित है, जो कि नव पाषाणिक स्थल है। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नव पाषाण स्थलों को लगभग 5000 ईसा पूर्व की अवधि का बताया गया है। नव पाषाण काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। तो नव पाषाण काल में जो औजार प्रयोग किया जाता था दोस्तों पत्थर का, वो पॉलिशदार होते थे। कैसे होते थे? पॉलिशदार। वे विशेषतः पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल में भारत के विभिन्न बस्तियों को प्राप्त औजार और हथियारों के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों का विवरण हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो नव पाषाण काल में जो है भारत के विभिन्न बस्तियों को प्राप्त औजार और हथियारों के आधार पर अगर देखें तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। प्रथम क्षेत्र उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नव पाषाण संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गड्ढा घर,
मृदभांड की विविधता, पत्थर और तथा हड्डी के विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव होना भी जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत देखा जा सकता है। बुर्ज होम एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल है। तो बुर्ज होम जो है कैसा स्थल है दोस्तों? नवपाषाणिक जो है स्थल है। इसका अर्थ होता है बुर्ज यानी वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बुर्ज होम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो श्रीनगर में स्थित है। गुफ कराल एक अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। इसका अर्थ है कुलाथ अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफ कराल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। भारत में चिरांद भी एक ऐसा स्थल है जहां हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हड्डी के अनेक उपकरण जो है नवपाषाण काल के कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में चिरांद एक ऐसा स्थल है दोस्तों, वहां से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम के लोग रुखड़े, धूसर, मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। कहाँ दोस्तों? तो बुर्ज होम में जो है वहाँ के कब्रों में जो है पालतू कुत्ते भी जो है उनके मालिकों के साथ दफनाए जाते थे। बुर्ज होम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व की है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि लगभग 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं है और संभवतः यहाँ के औजार नवपाषाण काल के हैं। कहाँ के दोस्तों? तो चिरांद के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में नवपाषाणिक लोग रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? तो दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी है उसके किनारे जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं उसी के ऊपर या पठारों में रहते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियां का और अनेक प्रकार के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तृतीय क्षेत्र। तो असम की पहाड़ियों में नवपाषाण औजार मिले हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी जो है नवपाषाणिक औजार देखने को मिलती है। कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेन, कल्लू, टी नरसीपुर और तेक्कल कोट तथा तमिलनाडु में पयमपल्ली ऐसे महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं जिनकी खुदाई हुई है। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही है। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि को पालते थे। यहाँ राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले। कहाँ दोस्तों? तो कर्नाटक के पिकलीहल के में जो है राख के ढेर भी मिले हैं दोस्तों और वहाँ के लोग जो है वो पशुपालक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। नवपाषाण कालीन आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति क्या क्या थी दोस्तों? तो नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये पत्थर की कुदालों और लकड़ी की छड़ों से भूमि खोदते थे। मेहरगढ़ में रहने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई की खेती करते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। कहाँ के दोस्तों? तो मेहरगढ़ के लोग जो है वो अधिक उन्नत थे। वे जो है गेहूं, जौ और रुई की खेती करते थे और कच्ची ईंटों के घरों में भी रहते थे। नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर युग के लोग पूर्णतः पत्थरों के ही औजार और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए ये पहाड़ी क्षेत्रों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल की अवधि भारत में जो है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों तथा कांस्य युग का को स्थान दिया जाता है और इसका विवरण हम लोग इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण युग के अंत तक धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो तांबे का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाणिक काल में जिनमें पत्थर और तांबे का उपयोग साथ साथ होता था। तकनीकी दृष्टि से
ताम्रपाषाण काल हड़प्पा के कांस्य युगीन संस्कृति से पूर्व का है, परंतु कालक्रमानुसार भारत की हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में आती है। भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 2 पुरा स्थलों की खुदाई हुई, एक अहार में था और दूसरा जो है गिलुंद में स्थित था। दोस्तों आगे देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन की खुदाई हुई। मध्य और पश्चिमी भारत के मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा मृदभांड जो ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। दोस्तों मालवा मृदभांड को जो है सबसे उचित और जो है उत्कृष्ट जो है ताम्रपाषाणिक मृदभांड माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। तो भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां क्या थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में जो चंदोली क्षेत्र है दोस्तों, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी दिखाई देते हैं। जोरवे संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृति थी। तो जोरवा जो संस्कृति थी दोस्तों वो कैसी संस्कृति थी? तो वो ग्रामीण थी। फिर भी इसकी अनेक बस्तियां जैसे दैमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया, वो नगरीकरण के स्तर तक गई थी। दोस्तों महाराष्ट्र के जोरवे और चंदोली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं तथा चंदोली से तांबे की छेनी प्राप्त हुई है। चंदोली से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो तांबे की छेनी भी जो है प्राप्त हुई है। दैमाबाद की ख्याति बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट होता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यहाँ पर 100 से भी अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। इनाम गांव जो है दोस्तों ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है दोस्तों, और यहाँ पर जो है 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें देखने को मिलती है। दोस्तों यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। तो ताम्रपाषाण युग के लोग जो है पकी हुई ईंट का प्रयोग नहीं करते थे दोस्तों, ये लोग कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। अनेक ताम्रपाषाण स्थल प्रयागराज जिले के विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती जो चिरांद के अतिरिक्त बर्धमान जिले के पांडु राजा डीबी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिसादल उल्लेखनीय है। बिहार के सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। तो मुख्य रूप से याद रखना दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए कि बिहार में सेनुवार और सोनपुर तथा तारडी ये जो है मुख्य रूप से बिहार में ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन जो है प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। आहार संस्कृति के लोग प्रारंभ से ही धातु कर्म जानते थे। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली स्थान है। आहार संस्कृति का काल लगभग 2100 और 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। नबदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृतियां लगभग 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक है, जो कि हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। मालवा और राजस्थान में जो मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियां ये सूचित करती है दोस्तों कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो मालवा और राजस्थान के क्षेत्र में जो मिला है दोस्तों रूढ़ शैली में बना मिट्टी का वृषभ यानी सांड की जो मूर्तियां मिली है दोस्तों, ये प्रमाणिक रूप से बताती है कि सांड जो है वो धार्मिक पंथ का प्रतीक माना गया था उस समय। तिथि कर्मिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप में अवलोकनीय है। यह राजस्थान की खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट स्थित है। गणेश्वर के जमाव
को 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व को माना जाता है। इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की मानी जाती है। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के प्राक हड़प्पीय अवस्था स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक है। यानी राजस्थान के जो है कालीबंगा और हरियाणा में स्थित बनवाली, तो बनवाली कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में, जबकि कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। ये बीपीएससी पीटी में जो है मिलाने के लिए ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। ये मुख्य रूप से जो है ताम्र पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ताम्र पाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े। उन्हें वहां कांसे की तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्र पाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो गई थी और इसमें केवल जोरवे संस्कृति जो है वो 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही दोस्तों। कृषि तथा व्यवसाय किस रूप में था उस काल में? तो ताम्र पाषाण काल के लोग काले व लाल रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ताम्र पाषाण काल के लोग किस तरीके के बर्तन का प्रयोग करते थे? तो काले व लाल रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक रूप में होने लगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्र पाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस आदि रखते थे तथा हिरन का शिकार करते थे। यहाँ पर ऊंट के भी अवशेष मिले हैं दोस्तों। समानतः ताम्र पाषाणिक लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ताम्र पाषाणिक लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो वो घोड़े थे दोस्तों। घोड़े से जो है ताम्र पाषाणिक लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है, जबकि ताम्र पाषाणिक लोग गेहूं और चावल की खेती करते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे, मसूर, उड़द, मूंग, मटर आदि कई दलहनों की भी खेती करते थे। नबदा टोली के लोग बेर और अलसी भी उगाते थे। तो नबदा टोली जो क्षेत्र था दोस्तों, वहाँ के लोग जो है बेर और अलसी उगाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस प्रकार के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे यानी बंसी मिले हैं। यहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। कहाँ? तो पूर्वी भारत में, बिहार और पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ताम्र पाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। यानी वहाँ के लोग जो है वस्त्र निर्माण के बारे में जानते थे। ताम्र पाषाण काल के पूर्वी भारत चावल उगाता था, तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। यानी ताम्र पाषाण काल में जो पूर्वी भारत है वो चावल ज़्यादा उगाता था दोस्तों, जबकि पश्चिमी भारत जो है वो जौ और गेहूं के लिए प्रसिद्ध थे। संस्कार एवं पूजा पद्धति किस तरीके से थी उस काल में दोस्तों? तो महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, जो परलोक के सिद्धांत की पुष्टि करती है। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाण युग के लोग मार्त देवी की पूजा करते थे। तो ताम्र पाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व क्या क्या है। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रायः देश भर में ताम्र पाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। कैसे मृदभांड प्रयोग करते थे दोस्तों? तो काले व लाल चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग ताम्र पाषाण युग के लोगों ने ही किया था। दक्षिणी भारत में नवपाषाण अवस्था आलक्षित रूप से ताम्र पाषाण अवस्था में परिणत हो गई थी। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणी, ताम्र पाषाण
संस्कृति का नाम दे दिया गया था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण युग के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे और नवपाषाण लोगों के विषय में यह ज्ञात है कि यह अनाज अधिक उगाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किला बंद थी। तो मध्य प्रदेश में जो कायथा जगह था दोस्तों और एरन था, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव जो थी उनकी बस्तियां जो है वो किला बंद होती थी दोस्तों। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो है महाराष्ट्र में मृतकों को रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में मृतकों को रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। आगे देखते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण संस्कृतियां एवं दुर्बलताएं और गैरिक मृदभांड की क्या अवस्था थी। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और उन्हें अपने घरों में ही रखते थे। वे पशुपालन मांस के लिए करते थे। बस्तर की गोंड जनजातियों के लोग मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों में ताम्रपाषाण संस्कृतियों की साधारण दुर्बलता प्रकट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कौन सी जनजाति जो है ऐसा मानती है कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए होता है, तो वो गोंड जनजाति जो है ऐसा मानती है। आगे देखते हैं दोस्तों। कांसे के औजारों के प्रयोग से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। किसके वजह से दोस्तों? तो कांसे के औजारों के प्रयोग से। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से सबसे बड़ी ताम्र निधि यानी ताम्र उपकरणों के जो जखीरे प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया क्षेत्र से। इसमें लगभग 424 तांबे के औजार, हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन ताम्र निधियां बिहार और अन्य प्रदेशों के पठारी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारित के आधार पर समानतः लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो कायथा संस्कृति, उसकी अवधि क्या थी और वो किस क्षेत्र में था? तो कायथा संस्कृति जो है लगभग 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्र था वो चंबल नदी का क्षेत्र माना जाता है। जबकि मालवा संस्कृति का क्षेत्र नर्मदा नदी का क्षेत्र था। आहार संस्कृति का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र को माना जाता है, और प्रभास संस्कृति का जो है गुजरात के तटीय क्षेत्र को, सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र के धुलिया क्षेत्र को, और रंगपुर संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र को, और जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र के दैमाबाग क्षेत्र को माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है दोस्तों मालवा संस्कृति और जोरबे संस्कृति और आहार संस्कृति, इन तीनों संस्कृति के बारे में जानना है दोस्तों कि किस किस क्षेत्र में पाई गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। कांस्य युग। तो कांस्य युग क्या था दोस्तों? तो कांस्य युग की अवधि जो मानी जाती है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इस समय मनुष्य ने तांबे तथा टीन के मिश्रण से कांसा बनाना सीख लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबे और टीन का जो मिश्रण है वो कांसा होता है। मध्य वर्ग के लोग सबसे पहले कांस्य के हथियार और औजार बनाने लगे थे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने सबसे पहले कांसे के बर्तन का निर्माण आरंभ किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सबसे पहले कांसे के बर्तन को बनाना चालू किए थे दोस्तों। आगे देखते हैं। लौह युग।
लौह युग यानी आयरन एज का तात्पर्य उस अवस्था से है जब मनुष्य लोहे के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुका था। लगभग 800 ईसा पूर्व के पश्चात भारत में लौह धातु से बने औजारों तथा बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह अवस्था ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर भारत में दृष्टिगत होती है। तो भारत में जो मुख्य रूप से देखा जाता है दोस्तों, वो 800 ईसा पूर्व के पश्चात ही जो है लौह धातु के बारे में जानकारी हमें पता चलती है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृतियां लोहयुगीन अवस्था को दर्शाती है, जहां नवपाषाणकालीन अवस्था से लोगों के लोह युग में प्रवेश किया है, इसके बारे में पता चलता है दोस्तों। आगे देखते हैं महापाषाणिक संस्कृतियां क्या क्या थी दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक युग के पश्चात प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले लोग को महापाषाण निर्माता कहा जाता है। महापाषाण निर्माताओं द्वारा बनाए गए पत्थरों के समाधान वाली कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनमें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर कर जो है इसे बनाया गया है। महापाषाण कब्रों में दफनाए गए लोगों के अस्थिपंजर के साथ मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। सबके साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाने की प्रथा इस विश्वास पर होगी कि मृतात्मा को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी। महापाषाण की कब्रों में त्रिशूल प्राप्त हुए हैं, जो बाद में भगवान शिव के साथ जुड़ गया है। महापाषाण लोग प्रायद्वीप के सभी ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव जो है वो पूर्वी आंध्र तथा तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन अनेक मामले में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व की 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक बनी रही है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में रहने वाले महापाषाणिक लोग मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में रखकर गड्ढे में दफना देते थे। तो जो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो दक्षिणी जिला है दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं वो जो है मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में रखकर गड्ढे में दफना दिया करते थे। कृष्णा गोदावरी घाटी में पत्थर के घेरे वाले ताबूत समाधान या गर्त समाधान की परिपाटी प्रचलित थी। कृष्णा और गोदावरी घाटी में दोस्तों महापाषाणिक लोग धान और रागी उगाते थे, परंतु उनकी खेती बहुत ही कम भूमि पर होती थी। आगे देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। इतिहास में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल जो एज है, उस अवस्था का बोध होता है जब लोगों ने लिखना आरंभ किया। साहित्यिक स्रोतों के विकास के साथ भारत में ऐतिहासिक काल का विस्तार हुआ। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत वैदिक काल के पश्चात ही मानी जाती है। वैदिक काल वस्तुतः आदि ऐतिहासिक और इतिहास के मध्य का संक्रमण काल माना जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। यही है दोस्तों, आज हम लोगों का क्लास जो है यहाँ तक रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए